वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रिएक्टिव कोर्स। और आज हम एक फिर से बहुत जरूरी इंजीनियरिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हम सब ने यूज करा है और बिगिनर लेवल पे हम सब उसको यूज करना जानते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट एज अ सीनियर इंजीनियरिंग में यूज इफेक्ट को यूज करना कोई खतरे से खाली नहीं होता है। अगर आप अननेसेसरी यूज इफेक्ट को यूज करते चले जाते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो जो चीज आपने यूज इफेक्ट के अंदर लगाई थी वो आप डेरिवेशन में लगा सकते थे, वो आप यूजर की हैंडलिंग में लगा सकते थे, बट स्टिल यू जस्ट पुट इट इनसाइड यूज इफेक्ट। जब हम किसी यूज इफेक्ट को यूज करते हैं इट डजंट क्रिएट अननेसेसरी रीरेंडर, बट साथ ही साथ आपकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्लो फील करती है बिकॉज यूज इफेक्ट इज काइंड ऑफ अ लॉजिक। वो तब चलता है जब आपका कंपोनेंट रीरेंडर हो जाता है। लाइक आपका कंपोनेंट स्क्रीन पर रेंडर हो गया, फिर यूज इफेक्ट चलेगा, तो इट जस्ट टेक्स एक्स्ट्रा टाइम। आप उसको किसी और तरीके से आप उसको डेरिवेशन में डाल सकते थे, आप उसको यूजर की क्लिक हैंडलर से भी हैंडल कर सकते थे, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द बिगिनर डेवलपर्स क्या करते हैं, बहुत सी चीजों को यूज इफेक्ट के अंदर पुल कर देते हैं। बट आज हम वही चीजें समझने वाले हैं अबाउट यूज इफेक्ट को समझेंगे। यूज इफेक्ट का कोड क्या है, यूज इफेक्ट का रीजन क्या था कि यूज इफेक्ट को क्यों बनाया गया, और यूज इफेक्ट का रियल यूज केस क्या है, और कौन कौन से केसेस में आपको यूज इफेक्ट को यूज करना है। और सिंपल मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा, उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करके अगर आप जाओगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि यूज इफेक्ट को यूज करना इज वेरी इजी। कुछ रूल्स हैं, अगर वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो यूज करिए यूज इफेक्ट, अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो कंसिडरेशन में लेके जाइए। बट अननेसेसरी यूज इफेक्ट को यूज कर करके जब आप एक रिएक्टिव चेन बनाते हो इट क्रिएट्स योर एप्लीकेशन वेरी स्लो, और ये एप्लीकेशन बहुत आपकी ऐसे लैगी फील होगी, बहुत स्लो फील होगी, बिकॉज एज आई सेड कि यूज इफेक्ट के अंदर आप कोई भी लॉजिक लिखोगे वो कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद वो अलग से प्रोसेस के अंदर वो चलेगा ही चलेगा। सो दैट इज व्हाट यूज इफेक्ट इज, राइट। तो आज हम समझते हैं एक सीनियर के पर्सपेक्टिव से यूज इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, कैसे काम करता है, और क्या आपको बेसिकली रिमेंबर करना है बिफोर यूजिंग अ यूज इफेक्ट हुक, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हुक। और इसको गलत तरीके से यूज करना आपकी एप्लीकेशन फुल लैग फील कर सकती है। चलिए समझते हैं। ओके, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट। देखो, हमारा इस वीडियो का सेम सिंपल मोटिव है कि हमें यूज इफेक्ट को एक जीरो से लेके सीनियर मेंटल मॉडल तक समझना है। मेंटल मॉडल क्या होता है कि जब एक जूनियर उस चीज को समझता है और एक जो सीनियर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं अबाउट देयर मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल इन द सेंस कि वो एक दूसरे के एक यूज इफेक्ट के बारे में एक जूनियर कैसे सोचता है, कैसे यूज करता है, और एक सीनियर कैसे सोचता है और कैसे यूज करता है। हम ये चीज बेसिकली यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। देखिए, जो यूज इफेक्ट है उसको हम जीरो से लेके एक सीनियर मेंटल मॉडल तक लेके जाएंगे। स्टॉप मेमोराइजिंग एंटी पैटर्न्स इन द सेंस, क्योंकि ना बहुत सारे बिगिनर डेवलपर्स ने एंटी पैटर्न्स इन द सेंस कुछ पैटर्न्स को याद कर रखा है और वो उनको लगता है कि वो पैटर्न अगर आ रहा है तो देन दे विल स्टार्ट यूजिंग यूज इफेक्ट, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ऐसा कुछ सेंस बनाता नहीं है। तो वही चीज आज हम समझने वाले हैं। हम रिएक्ट के अंदर सिंक्रोनाइजेशन को मास्टर करेंगे और बाय रीथिंकिंग डेरिवेशंस, इवेंट हैंडलर्स एंड डेटा आर्किटेक्चर के बारे में समझते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज की प्रॉब्लम क्या है। मान के चलते हैं कि आपने एक यूज इफेक्ट बनाया और आपके पास कोई एक समथिंग करके कोई स्टेट है या फिर कोई वैल्यू है। आप चाहते हो कि जैसे ये वैल्यू चेंज हो तो डू समथिंग, मींस कोई लॉजिक चलाना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे डेवलपर्स क्या करते हैं, जूनियर डेवलपर्स या फिर जो अभी जस्ट नए हैं यूज इफेक्ट को लेके, वो ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई स्टेट चेंज हो रही है। अच्छा चलो, स्टेट चेंज हो रही है, कोई बात नहीं। स्टेट चेंज होते ही वो चाहते हैं कि कोई एक लॉजिक रन होना चाहिए। मान के चलते हैं कि स्टेट चेंज हुई एंड दे वांट टू रन आ लॉजिक, है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको एक इफेक्ट में पेल देते हैं। मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि डेवलपर्स एक इफेक्ट को यूज करने का सोचते हैं वो यही है कि अगर कोई स्टेट चेंज हो गई और उसको उस स्टेट चेंज पे कोई काम करना था, लेट्स सपोज कोई ऐसा लॉजिक चलाना था, और वो उसको सिंपली क्या करते हैं, यूज इफेक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। बट उनको सोचना चाहिए था कि आप इसको विदाउट यूज इफेक्ट भी हैंडल कर सकते थे, इजिली आप हैंडल कर सकते थे। तो काइंड ऑफ ये जो एक ट्रैप है ना, ये बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं इसमें फंसे हुए हैं। बहुत सारे डेवलपर्स हैं वो इस डिपेंडेंसी एरे को ये समझते हैं कि इस डिपेंडेंसी एरे में अगर आप कोई भी इसमें लाइक कोई भी वेरिएबल डाल दोगे, कोई स्टेट वेरिएबल डाल दोगे, जैसे ही वो चेंज होगा ऑटोमेटिकली यूज इफेक्ट क्या करेगा, उसको चला देगा आफ्टर द रेंडरिंग ऑन द स्क्रीन। बट अब कर क्या सकते थे, देखो सिंपल सा इक्वेशन होता है अबाउट रेंडरिंग। देखो सिंपल सा इक्वेशन क्या है कि अगर स्टेट आपके पास और साथ में कोई प्रॉप है, उसको सिंपल क्या करना है, आपको रेंडर करना है। रेंडर करते ही वो यूआई पे आ जाएगा। तो रिएक्ट इज अ डिक्लेरेटिव इंजन। अगर आपको पता हो रिएक्ट के बारे में, रिएक्ट एक डिक्लेरेटिव इंजन पे चलती है। डिक्लेरेटिव इंजन का मतलब क्या होता है, एक होता है इंपरेटिव और एक होता है डिक्लेरेटिव। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। देखिए इंपरेटिव क्या होता है। इंपरेटिव कुछ है, समझिए कि आपको हर स्टेप को डिफाइन करना पड़ता है, दैट इज नोन एज इंपरेटिव। उसको इंपरेटिव प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की अगर बात करूं, अगर आप प्योर HTML, CSS और JS में एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, मान चलते हैं कि आप प्योर HTML, CSS, JS में एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, आपको लेट्स सपोज
सपोज को एक बेसिक म्यूजिक प्लेयर भी बनाना है, मान के चलते हैं कि एक म्यूजिक प्लेयर बनाना है और आपको चाहिए कि यूजर जब इस पे क्लिक करे तो म्यूजिक प्ले हो जाना चाहिए और जब यूजर इस पे क्लिक करे तो पॉज हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ आप चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको म्यूजिक प्ले पॉज भी करना है, आपको जावास्क्रिप्ट में एक एक स्टेप डिफाइन करना पड़ेगा कि फर्स्ट चेंज दिस, मतलब यहाँ पर लोगो को चेंज करो, फिर लोगो के बेसिस जैसे ही लोगो चेंज हो जाए फिर लॉजिक को रन करो, फिर लॉजिक रन करने पे अगर आपको कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो चेंज करो, फिर अगर आपको कोई एक्चुअल में म्यूजिक को बंद करना है तो ब्राउजर एपीआई का यूज करके आपको उसको बंद करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ हम जब HTML CSS JS प्योर HTML CSS JS पे हम जब कोड करते हैं तो हम इंपरेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। इंपरेटिव प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे समझिए कि आपने एक ड्राइवर को हायर कर लिया और आपको किसी एक्स लोकेशन पे जाना था, सिंपल सी बात है, आपने एक ड्राइवर हायर करा और आपको एक एक्स लोकेशन पे जाना है और उस ड्राइवर को पता नहीं है आपके बारे में ना ही इस एरिया के बारे में, आपने उसको जस्ट हायर करा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर स्टेप उसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि यहाँ पे आपको हर स्टेप डिफाइन करना पड़ रहा है टू रीच दैट स्पेसिफिक लोकेशन, दैट इज नोन एज इंपरेटिव प्रोग्रामिंग। इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग में होता क्या है, यू हैव टू डिफाइन ईच स्टेप्स, बट रिएक्ट चलता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पे। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इन द सेंस आपको जस्ट डिक्लेयर करना है कि ये वैल्यू चेंज हो गई है। अब रिएक्ट का खुद का काम है कि वो उसको ऑटोमेटिकली जो भी रेंडर करना है स्क्रीन पे, यूआई के अपडेट करना है, वो रिएक्ट की अब सरदर्दी है, आपकी नहीं है। जस्ट लाइक ये सोचिए कि जैसे आपने उबर का यूज करके, ओला का यूज करके आपने कोई कैब बुक करी। अब कैब के अंदर आपने लोकेशन तो बता ही दी कि मुझे यहाँ पे जाना है, फलानी लोकेशन पे जाना है। अब क्या करेगा वो, यहाँ पे जो ड्राइवर आया उसको ही पता है, आपको ही पता है, वो जस्ट आपसे ओटीपी लेकर आपको बिठाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, ना ही उसको बताना है कि यहाँ जा वहां जा, वो जस्ट सिंपल आपको ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे जाके ब्रेक मारेगा। तो दिस इज नोन एज डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। रिएक्ट बेसिकली डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पे काम करता है। वो देखता है कि अगर हमारे स्टेट और प्रॉप में से अगर कुछ चेंज हुआ है, सिंपल रेंडर करिए और यूआई को अपडेट करिए। तो रिएक्ट इस पे काम करता है। रिएक्ट वांट्स, अगर कोई स्टेट अपडेट कर दिया आपने, सिंपल स्टेट अपडेट करो, उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हैंडल करना है, इट्स जस्ट अपॉन रिएक्ट, आपको उस पे हैंडल नहीं करना। बट वेयर एज जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक एक चीज आपको समझानी पड़ती है। इसका मैं आपको रेफरेंस भी देता हूं, अगर आपको रेफरेंस चाहिए, फॉर दैट यू हैव टू गो टू रिएक्टिव कोड react.dev पे जाना। ओके, सो react.dev में जाके आपको जाना है रिएक्टिंग टू इनपुट विद स्टेट में, आपको यहाँ जाना है मैनेजिंग स्टेट में। फर्स्ट इसको पढ़ना आप थोड़ा और, आप इस चीज के बारे में समझोगे जो मैंने आपको जस्ट बताया अभी, राइट। ये देखो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में आपको एक एक चीज डिफाइन करनी पड़ती है। आपको मैं कोड एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखो, ये आपके पास एक हैंडल सबमिट का फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन चलेगा, आपको यहाँ पे देखो डिसेबल करना पड़ रहा है टेक्स्ट एरिया। आपने एक फर्स्ट, आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एक स्टेप डिफाइन करना पड़ रहा है कि डिसेबल करके टेक्स्ट एरिया को डिसेबल करो, बटन डिसेबल करो, शो करो लोडिंग मैसेज, हाइड करो एरर मैसेज। बट वहीं पे आप जब रिएक्ट में काम करते हो तो रिएक्ट के अंदर आपको जस्ट स्टेट अपडेट करना है, फिर यूआई पे क्या होगा, क्या रेंडर करना है, वो रिएक्ट की सरदर्दी है, वो आपकी नहीं होती। बट स्टिल एज आई सेड कि रिएक्ट की हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो इंपरेटिव यूआई प्रोग्रामिंग पे काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। बट वेयर एज रिएक्ट इज काइंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव, ठीक है। आपको सिंपल अपनी डिक्लेयर्स डिफाइन करने कि आपको क्या करना है, आपने क्या अपडेट करा, सिंपल। तो रिएक्ट उसके हिसाब से काम करता है। तो आप थोड़ा यहाँ पर जाके भी react.dev में जाना और लर्न रिएक्ट पे क्लिक करके रिएक्टिंग टू इनपुट विद स्टेट में जाके थोड़ा सा और पढ़ना, आपको थोड़ा और समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशंस देखना, कुछ चैलेंजेस करके देखना, आपको और क्लियर होगा इस चीज के बारे में। बिकॉज सी इन दिस 2026 इंजीनियरिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको इंजीनियरिंग करनी आनी चाहिए, नॉट जस्ट राइटिंग द कोड। कोड तो कोई भी लिख लेता है, बट कोड के साथ साथ आपको जब इंजीनियरिंग आती है देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल पावर ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। ओके, सो बेसिकली रिएक्ट का रेंडर इक्वेशन आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि रिएक्ट इज अ डिक्लेरेटिव इंजन। ओके, तो आपको समझ आया होगा कि रिएक्ट क्या है, एक डिक्लेरेटिव इंजन है। गिवन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेट एंड प्रॉप्स, रिएक्ट कैलकुलेट्स व्हाट द यूआई शुड लुक लाइक इन अ प्योर रेंडरिंग। रिएक्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, जैसे मैंने आपको बताया। बट डेरिवेटिव, अब जब रिएक्ट को पता है कि आपका जो जैसे ही स्टेट अपडेट होगा, प्रॉप चेंज हो गए, तो रिएक्ट को पता है कि वो ऑटोमेटिकली रीरेंडर तो करेगा ही। अब इस प्रोसेस के अंदर आप क्या कर सकते थे, डेरिवेशंस को ऐड कर सकते थे। जैसे कि आपको टोटल कैलकुलेट करना है, मान चलते कि अगर आपको टोटल कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करा, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया। अब यहाँ पर कई लोग क्या कर देते हैं, वो जैसे ही वो यहाँ पर एक यूज इफेक्ट लगा देंगे, ठीक है। वो कैसे यूज इफेक्ट लगाएंगे, यूज इफेक्ट ये लगाएंगे, उसके अंदर डिपेंडेंसी में लिख देंगे प्राइस या फिर क्वांटिटी, ठीक है। और वो उसके लॉजिक के अंदर फिर वो ये लॉजिक लिखेंगे। अब इसमें क्या सीन हुआ, इसमें ये दिक्कत हुई कि पहले ये रेंडर होगा, पहले तो ये ब्लैंक रेंडर होगा क्योंकि टोटल तो उस टाइम पे है नहीं। फिर रेंडर होने के बाद फिर यूज इफेक्ट चलेगा, फिर यूज इफेक्ट के अंदर जाके फिर आपका टोटल कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक एक्स्ट्रा साइकिल है, एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी है
अननेसेसरी है वो। बट वहीं पे आप इसी का जो रेंडर इक्वेशन है हमारी रिएक्ट की, जो कोर रेंडर इक्वेशन है कि स्टेट चेंज होगी तो री-रेंडरिंग तो होनी ही है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा काम क्या करना था कि एक सिंपल वेरिएबल बनाते, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली टोटल आपका बन जाता और टोटल के साथ जो H2 है वो रिटर्न हो जाता। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, कोर प्रिंसिपल क्या है, इफ अ वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रॉप्स और स्टेट इट बिलोंग्स इन रेंडरिंग नॉट एन इफेक्ट। उसको इफेक्ट में डालने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जूनियर डेवलपर्स ये करते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि अननेसेसरी इफेक्ट्स लगाना आपकी एप्लीकेशन को स्लो बनाएगा ही बनाएगा। दिस इज नॉट एन इंजीनियरिंग। आप सिर्फ कोड कर रहे हो और आप कोड के थ्रू आउटपुट लाना इज नॉट द फर्स्ट थिंग, या फिर जस्ट आपको दिख रहा है कि काम तो हो गया, वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट नहीं होता कि काम कितने अच्छे तरीके से हुआ है, क्या वो अच्छे से इंजीनियर्ड है नहीं है, वो मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रिएक्ट का जो कोर रेंडर इक्वेशन क्या कहता है कि स्टेट चेंज हुआ, री-रेंडरिंग होगी, यूआई अपडेट होगा। अब इसी के अंदर ही अपना डेरिवेशन ऐड कर दो कि अगर कोई भी वैल्यू है जो आपकी स्टेट चेंज होने से आपको कैलकुलेट करनी है, देन डू इट सिंपल लाइक दिस। अननेसेसरी उसके अंदर यूज इफेक्ट घुसाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। देखो अब डेरिवेशन और स्टेट में क्या फर्क होता है यहाँ पर समझते हैं। देखिए अब जैसे कि आपके पास मान चलते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, आपने फर्स्ट नेम के लिए एक स्टेट बना दिया, लास्ट नेम के लिए एक स्टेट बना दिया, फिर आपने क्या करा, फुल नेम आपको कैलकुलेट करना था। जैसे मैंने बताया कि बिगिनर डेवलपर्स क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि यूज इफेक्ट लगाएंगे और इसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देंगे। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम उनके हिसाब से जो उन्होंने सोचा है आज तक या फिर जो उन्होंने कहीं से भी पढ़ा है, उनके हिसाब से वो एक तरीके से सही कोड कर रहे हैं और इसका आउटपुट भी कहीं ना कहीं सेम ही आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा स्टेट बनाई फुल नेम की, फिर उन्होंने एक यूज इफेक्ट बनाया, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा डिपेंडेंसी रखा, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर चेंज होगा तो मतलब डिपेंडेंसी में कुछ चेंज आ गया, डिपेंडेंसी चेंज हुई तो यूज इफेक्ट चलेगा, यूज इफेक्ट चला तो ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा और एक कॉल बैक फंक्शन चला तो ये सेट फुल नेम करेगा, फिर उसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है कंबाइन करके फुल नेम बनेगा, फिर वो यूआई पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इस तरीके से अगर आप जाओगे, फर्स्ट थिंग होगा क्या, फर्स्ट टाइम में आपको जो यूआई है उसमें फुल नेम ब्लैंक जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ उस टाइम पे फुल नेम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यूज इफेक्ट कब चलता है, इफेक्ट हुक के अंदर जो लॉजिक होता है वो तब चलता है जब रेंडर हो जाती है स्क्रीन पर यूआई, फिर उसके बाद यूज इफेक्ट काम पे आता है। तो इस कॉन्सेप्ट से, इस तरीके से सीन क्या होगा कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिटेक्ट हो जाएगा कि ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग चेंज, वो तो चेंज हुआ ही है, और इफेक्ट चलेगा। तो ये कब चलेगा, स्क्रीन पर यूआई रेंडर होने के बाद, और जब ये चलेगा तो उसके बाद फिर से स्टेट अपडेट होगी, बिकॉज फुल नेम कैलकुलेट हो चुका है, और फुल नेम कैलकुलेट होने के बाद फिर से स्टेट अपडेट होगी, फिर से री रेंडरिंग होगी एंड इट विल मेक योर एप्लीकेशन स्लो। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये साइकिल जो है अननेसेसरी एक साइकिल है, अननेसेसरी एक इफेक्ट आ गया, अननेसेसरी कैलकुलेशन है, अननेसेसरी एक स्टेट है तो रेंडरिंग होगी, कैलकुलेशन होगी, सीपीयू पे दबाव आएगा। मतलब पॉइंट, ये सीपीयू रिलेटेड तो कोई हैवी टास्क नहीं है, बट स्टिल अननेसेसरी एक प्रोसेस आपने इफेक्ट का यूज करके इसके अंदर ऐड कर दी है। बट यहाँ पर आप क्या कह सकते थे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट जो एक सीनियर मेंटल मॉडल क्या कहता है, सिंपली डिराइव करो इंस्टेंटली ड्यूरिंग रेंडरिंग। जब रेंडरिंग हो रही है, आपको पता है कि कोर आइडिया क्या है रिएक्ट का, कि वो कोर रेंडरिंग इक्वेशन पे काम करता है, स्टेट प्रॉप चेंज हुए रेंडर करो, यूआई पे अपडेट करो, है ना, ये चलता है। तो उसी प्रोसेस के बीच में ही कैलकुलेट कर लो ना अपना फुल नेम, क्यों उसको अननेसेसरी इफेक्ट में घुसाना है, फिर उसको स्टेट में घुसाना है, अननेसेसरी नीड नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये तो हो गया डेरिवेशन और स्टेट के ऊपर कि आप डेरिवेशन डिराइव कर सकते थे स्टेट में से वैल्यू, तो उसमें आप कैसे यूज इफेक्ट को हटा के सिंपल डेरिवेशन लगा के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे। अब आ जाते हैं इवेंट्स पे, कि यूजर का अगर कोई इवेंट होता है, मान चलते हैं कि यूजर ने कुछ सबमिट करा, अब उस सबमिट पे आपको क्या करना है, एनालिटिक्स सेंड करनी है, मान चलते हैं कुछ भी आपको ईपीआई कॉल करनी है, मान चलते हैं। जैसे कि इफेक्ट यहाँ पर एक गेस्ट वर्क की तरह काम करेगा। कैसे, देखो यूजर ने क्लिक करा, स्टेट अपडेट हुई, इफेक्ट ने नोटिस करा, इफेक्ट ने गेस करा कि क्या हुआ और उसने सिंपली एनालिटिक्स को सेंड कर दिया। बट यहाँ पर अननेसेसरी सबमिट, देखो सबमिटेड तो एक, अब यहाँ पर क्या है, एक अननेसेसरी चीज है, आपने यूज इफेक्ट को एक तरीके से अननेसेसरी यहाँ पर यूज करा है। अब सिंपलेस्ट वे में क्या कर सकते थे, अगर यूजर ने सबमिट करा है तो सबमिट पे डायरेक्टली क्या लगा दो, एक उसके बटन पे हैंडल प्लेस ऑर्डर का जो ये फंक्शन है इसको लगा दो। वाई उसको फिर एक यूज इफेक्ट में डालना है, क्योंकि इसमें कुछ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा। देखो इफेक्ट्स का मेन वर्क होता है टू सिंक। अब यहाँ पे सिंक नहीं करना हमें, यहाँ पे सिंक नहीं है, यहाँ पे जस्ट हमें बैकएंड को बताना है कि यूजर ने सबमिट कर दिया है, अब उसको एनालिटिक्स में डाल दो। अब ये तो देखो वही बात होगी कि यूजर ने लॉगिन करना
करना था। अब लॉगिन बटन पे दबाता ही तुमने क्या करा, इफेक्ट चला दिया। इफेक्ट चलाने की जरूरत ही नहीं थी, समझ रहे हो बात? इफेक्ट चलाने की जरूरत नहीं थी, ना कोई डिपेंडेंसी डालने की जरूरत नहीं थी। आपने सिर्फ बटन के अंदर क्या करा, लॉगिन का जो फंक्शन है, जो उसके अंदर एपीआई कॉल होगी, उस फंक्शन को लिंक कर दो। वेरी सिंपल। द सेम हियर एज वेल। इवेंट हैंडलर ओनरशिप पे काम करो। यूजर ने क्लिक करा, अगर चाहते हो कि उस क्लिक पे कुछ काम होना चाहिए, डायरेक्टली एपीआई कॉल होनी चाहिए, तो उसको डायरेक्टली लिंक कर दो। इवेंट हैंडलर रन्स एवरीथिंग डायरेक्टली एंड इट्स अ क्लियर इंटेंट। और यहाँ पर क्या है, गेस का इंटेंट है। यहाँ पर इफेक्ट को गेस करना पड़ेगा कि चेंज क्या हुआ है। सबमिट चेंज हुआ है, अगर सबमिट एक्चुअल में चेंज हुआ है तो आप एनालिटिक्स को सेंड करो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि या फिर कोई आपने ऐसा कोई कोड लिख दिया सबमिटेड गलत क्लिक हो जाए, या फिर गलत तरीके से आपने गलती से कोई स्टेट अपडेट में सबमिटेड को ट्रू कर दिया, मींस समथिंग लाइक डिपेंडेंसी में सबमिटेड चेंज हो गया, तो अननेसेसरी एक एनालिटिक्स सेंड हो जाएगा। बट वेरी सिंपल थिंग इज कि उसको एक इफेक्ट में डालने से अच्छा है, बहुत सिंपल है, उसको एक फंक्शन बनाइए और उस फंक्शन के अंदर ऐड कर दो, और उस फंक्शन को डायरेक्टली इनपुट के क्लिक इवेंट के साथ रख दो। मतलब लाइक आपका जैसे ये बटन होता है, ठीक है, आपको पता है बटन टैग होता है, उस बटन टैग के अंदर जो ऑन क्लिक है ना, आप चाहते हो कि जैसे ही यूजर सबमिट करे इस पे कुछ होना चाहिए, मतलब एपीआई कॉल हो जाए, तो ऑन क्लिक पे डायरेक्टली एपीआई को लिंक कर दो। मतलब ये हैंडलर जो है जैसे बना रखा है उसको लिंक कर दो। वेरी सिंपल थिंग, क्लियर इंटेंट हो गया यहाँ पर, है ना। तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट थिंग इज कि अगर आपके पास इवेंट्स हैं भी, आपको इवेंट्स हैंडल करने हैं, लाइक आपको चाहिए कि यूजर ने क्लिक करा कुछ होना चाहिए, तो सिंपल उसको डायरेक्ट कनेक्ट करो। अननेसेसरी एक साइकिल ऐड करना, यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी ऐड करना, इट विल मेक योर एप्लीकेशन लाइक वो बहुत एक तो स्लो करेगा, दूसरा अगर कोई डेवलपर उसको पढ़ने जाएगा तो उसको भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और यहाँ पर भी आप खुद देख रहे हो यूज इफेक्ट कोई गेस्ट पे काम करता है, अगर चेंज हुआ है उसको काम है सिंपल कि चला दो। अब यहाँ पर आपको एक अननेसेसरी इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, जब तक एक्चुअल में चेंज नहीं हो जाता, इफ सबमिटेड देन ओनली सेंड एनालिटिक्स, है ना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो, जब मैंने आपको ये सब चीजें समझाई कि इफेक्ट्स को आप डेरिवेटिव में डाल सकते थे, आप इफेक्ट्स की जगह पे इवेंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते थे, तो हमारा बेसिकली इस सब पॉइंट से समझने का मतलब ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इफेक्ट्स आर। इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। वेरी सिंपल थिंग, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इफेक्ट्स इज फॉर सिंक। इफेक्ट का काम है सिंक करना। जैसे कि आपने कोई फोटो अपलोड करी गूगल ड्राइव पे, अब गूगल ड्राइव या फिर सिंपल समझो, सिंपल है, सिंपल। आपने कैमरा पे क्लिक करी, अपने फोन में कैमरा ओपन करा और आपने क्या करा, उस पर फोटो क्लिक करी। अब होता क्या है, अगर आपके पास आईफोन है, एंड्रॉइड है, जो भी है, एंड्रॉइड है तो आपको गूगल फोटोज यूज करते होगे, आप गूगल फोटोज यूज होता है, एंड्रॉइड है तो आई क्लाउड यूज होता है। होता क्या है, जैसे ही फोटो क्लिक होती है वैसे ही पूरे सिस्टम को पता लग जाता है कि फोटो क्लिक हो गई है। अब उसका काम क्या है, बैकग्राउंड में इस फोटो को सिंक कर दो। अगर आप एंड्रॉइड यूज करो तो फोटोज के अंदर डाल दो, और अगर आई क्लाउड यूज करो तो आई क्लाउड में डाल दो। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सिंकिंग है ना, ये सिंकिंग, ये जो फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई है, ये यूज इफेक्ट की है। इसमें यूज इफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा और यहीं पर ही यूज इफेक्ट यूज होना चाहिए। बिकॉज देखो, यूज इफेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, यूज इफेक्ट एग्जिस्ट प्राइमरीली फॉर सिंक्रोनाइजेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम। एक्सटर्नल सिस्टम क्या है, सिंपल समझो कि आप जब रिएक्ट के अंदर काम करते हैं, रिएक्ट के बाहर जो भी है, रिएक्ट के बाहर, रिएक्ट एप्लीकेशन के बाहर, आउटसाइड द वर्ल्ड जो भी है, अगर आप उसके साथ सिंक करना चाहते हो, किसको करोगे सिंक, कंपोनेंट। अगर अपने कंपोनेंट को उसके साथ सिंक करना चाहते हो, फॉर दैट केस यूज योर यूज इफेक्ट। समझे बात। देखो, एन एक्सटर्नल सिस्टम इज एनीथिंग आउटसाइड रिएक्ट रेंडर लूप। रिएक्ट के रेंडर लूप से जो भी बात है, मतलब रिएक्ट की रेंडरिंग से, रेंडरिंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, स्टेट अपडेट प्रॉप्स जैसे चेंज होंगे तो रेंडर हो जाएगा, यूआई अपडेट हो जाएगा ना। इससे बाहर जो भी है, लाइक वेब सॉकेट्स, डॉम एपीआईज हो गया, ब्राउजर के सब्सक्रिप्शंस हो गया, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हो गया, या फिर कोई टाइमर्स हो गए, ये सब जो है रिएक्ट के रेंडर लूप से बाहर की चीजें मानी जाती हैं। तो इन सब चीजों को आप हैंडल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यूज इफेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ यूज इफेक्ट कहाँ पर अच्छे जगह से यूज होता है। मान चलते तुम एक व्हाट्सएप को बिल्ड करते हो, है ना। देखो, हम जब व्हाट्सएप को बिल्ड करते हैं, व्हाट्सएप में बताता हूँ कि कहाँ पर आपका यूज इफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। देखो क्या होता है, जब हमने व्हाट्सएप को ओपन करा, है ना, होता क्या है, लेफ्ट साइड में हमारी जितनी भी चैट्स है वो सब लोड हो जाएंगी। जैसे कि मेरे यहाँ पे 5 बंदे हैं, मैं यहाँ पे P1, P2 और P3, P4 और P5। यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप को ओपन करा तो मुझे क्या दिखेगा, सिलेक्ट टू चैट, ऐसा कुछ दिखेगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे ही मैंने P1 या फिर P2 पे क्लिक कर दिया, मान चलते कि P2 पे क्लिक कर, अब P2 पे क्लिक करते ही होना क्या चाहिए कि P2 की जितनी भी चैट्स हैं वो एक तो वो रेंडर होनी चाहिए, और सर्वर को पता लगना चाहिए कि मैं जो हूँ P2 के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, मतलब मैं P2 से बात करना चाहता हूँ। समझ रहे बात। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपके रिएक्ट, देखो होगा क्या कि जैसे ही P2 पे क्लिक होगा, रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट जो है चैट कंपोनेंट को रेंडर करेगा। ठीक है, जैसे ही चैट कंपोनेंट रेंडर हो गया, वैसे ही आप चाहते हो कि जैसे ही चैट कंपोनेंट रेंडर हुआ, सर्वर पे एक नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, सर्वर को पता लग जाना चाहिए
चाहिए कि यूजर ने P2 से बात करनी है, इसकी चैट पे क्लिक करा, सर्वर को बताना है काइंड ऑफ यहाँ पर क्या हो रही है, सर्वर के साथ एक सिंकिंग सेट करनी है हमें कि यूजर ने P2 पे क्लिक करा है, इसकी जितनी भी चैट्स हो रखी हैं वो सब सिंक करो और बताओ सर्वर को कि ये जो है इससे बात करना चाहता है, इस रूम के साथ कनेक्टेड है, इस चैट के साथ कनेक्टेड है काइंड ऑफ, है ना। तो पहले तो आपको चैट कंपोनेंट रेंडर करना है, फिर बैकग्राउंड में जैसे आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड में जाए, सर्वर के साथ जाके बात करे और सर्वर से बात करके फाइनलाइज करे कि कैसे कनेक्शन बिल्ड होगा, काइंड ऑफ कनेक्शन की एस्टेब्लिशमेंट आप करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो प्रोसेस, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना केस, ये यूज इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल मानता हूं मैं। यहाँ पर आपका यूज इफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट यूज होगा। बट यहाँ पर आप ये भी तो सोच सकते थे कि यूजर ने अगर P2 पे क्लिक करा है तो P2 पे डायरेक्टली आप क्लिक इवेंट से वो सब चीजें क्यों नहीं कर लेते, है ना। अब यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर यूजर कुछ सबमिट नहीं कर रहा, यहाँ पर आप चाहते नहीं कि क्लिक इवेंट पे कोई काम होना चाहिए, यहाँ पर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड सर्वर के साथ बैकग्राउंड में एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए, समझे बात, सिंक्रोनाइजेशन बिल्ड होनी चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर आप कोई इवेंट नहीं कर रहे, यहाँ पर आप सिंकिंग करना चाहते हो अपने चैट के कंपोनेंट को सर्वर के साथ। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या है कि आप चाहते हो कि एक ऐसा प्रोसेस हो जाए कि यूजर का जो चैट कंपोनेंट है, वो जो यूआई है, मतलब जिस पे चैट दिखेगी वो रेंडर हो गया, बट उस पे क्या दिखाना है, मतलब क्या चैट है P2 के साथ, वो आपका सर्वर ही देगा, बट वो बैकग्राउंड में चले, मतलब बैकग्राउंड से आए, क्योंकि क्या पता कल को लाइक हैवी चैट्स हैं, ज्यादा स्टोरेज वाली है, ज्यादा MB वाली है, आप नहीं चाहते ना कि जैसे यूजर क्लिक इवेंट पे क्लिक करे और फिर API कॉल हो, फिर API जो है 10 सेकंड लगा रही है, फिर 10 सेकंड लगाने के बाद फिर UI रेंडर होगा, तो यहाँ पे 10 सेकंड के लिए तो UI स्टक हो गया। बट यूज इफेक्ट से होता क्या है कि पहले UI को रेंडर होने दो, फिर बैकग्राउंड में जाओ, सर्वर के साथ जाके बातें करनी शुरू करो, मतलब एक्सटर्नल सिस्टम के साथ जाके बातें शुरू करने करो, और जैसे ही डेटा आते रहे वैसे वैसे स्क्रीन पर दिखाते रहो। अब यहाँ पर आपका यूज इफेक्ट सही काम करेगा बिल्कुल, क्योंकि हमें बैकग्राउंड का काम चाहिए, समझे बात। तो जैसे कि समथिंग लाइक हियर एज वेल, जैसे ही रूम आईडी चेंज हो जाए वैसे ही क्या करो, एक कनेक्शन बिल्ड करो, और जैसे ही यूजर ने P2 से जैसे ही डिस्कनेक्ट करके P3 पे गया, तो सर्वर को पता लगना चाहिए कि यूजर अब P2 से बात नहीं करना चाहता, P3 से बात करना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर आप रिटर्न फंक्शन बनाते हो यूज इफेक्ट के अंदर, इसको हम बेसिकली बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इफेक्ट क्लीन अप, इसको बोला जाता है इफेक्ट क्लीन अप, की इफेक्ट को क्या कर दो, क्लीन अप कर दो, इफेक्ट को क्लीन कर दो, या फिर आप बोल सकते हो। तो जैसे ही यूजर ने P2 से P3 पे स्विच करा, P3 से P4 या P4 से P5, तो जितने भी बैकग्राउंड कनेक्शंस जो सर्वर के साथ हुए थे, सर्वर को नोटिफाई करना, सर्वर के साथ जो सिंकिंग थी P2 P3 P4 की, उनको आप हटाना चाहते हो, क्लीन अप करना चाहते हो, है ना। तो उस केस में आपका ये रिटर्न के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर वो लॉजिक लिखो क्लीन अप करने का। क्लीन अप करने से रिटर्न से क्लीन अप नहीं होगा, रिटर्न के अंदर वो लॉजिक होगा जिससे सर्वर को पता लगेगा कि आप यहाँ पे क्लीन अप करना चाहते हो। तो यहाँ पर बेसिकली यूज इफेक्ट इस केस में काम करता है, जो मैंने आपको अभी समझाया कि आप व्हाट्सएप में इस फीचर को बिल्ड करना चाहते हो जिसमें आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में सर्वर कनेक्शन होता रहे, बट फर्स्ट प्राइमरी में आपका चैट कंपोनेंट लोड हो और बैकग्राउंड में काम चलता रहे। यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज होगा। जैसे मैंने बताया कि क्लिक इवेंट से अगर आप करोगे हो तो उस पे जाएगा, बट उसमें अननेसेसरी UI जो है लोड पे जाएगा, UI बाद में रेंडर होगा, पहले API रिजोल्वेशन होगी, फिर API रिजोल्व होने से फिर डेटा आएगा, फिर UI रेंडर होगा, तो उसमें दिक्कत है। इसमें क्या है, पहले UI रेंडर करो, फिर बैकग्राउंड में सिंकिंग करो सर्वर के साथ, गेट द डेटा एंड शो द डेटा ऑन द UI, बिकॉज UI इज ऑलरेडी रेडी टू शो द डेटा, बिकॉज UI पहले रेंडर होता है। और मैंने बताया कि यूज इफेक्ट का जो यूज इफेक्ट लॉजिक होता है वो रेंडर होने के बाद चलता है, अगर आपको पता है यूज इफेक्ट के बारे में। तो देखो सिंपल है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। अगर आप कुछ कैलकुलेट कर सकते हो तो उसको, क्या वो एक्सटर्नल सिस्टम है, सेट टोटल करा प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्या ये एक्सटर्नल सिस्टम है? नहीं है, राइट। अगर आप कोई स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको आप डेरिवेट करो, रेंडर करो, डेरिवेशंस में ड्यूरिंग द रेंडरिंग आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट इन द सेंस वेबसाइट का आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं, आपको दिखता है कभी कभी आप जैसे मल्टीपल वेबसाइट में जाते हो तो आपके टाइटल चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी दिखाता हूँ, जैसे ये है रिएक्टिंग टू इनपुट विद स्टेट, अभी है, मैंने इस पे गया चूजिंग द स्टेट स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मैंने स्विच करा टाइटल चेंज होते जा रहे हैं। अब ये क्या है, ये रिएक्ट की बाहर की चीज है, क्योंकि इस पे रिएक्ट का कोई काइंड ऑफ कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ रिएक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्राउजर टाइटल। ये ब्राउजर के टाइटल का पार्ट है, तो उसमें ब्राउजर API यूज होती है। तो इस केस में आप क्या करो, इस केस में क्या है, ये ब्राउजर डोम के अंदर आता है, ये एक्सटर्नल सिस्टम है। तो यहाँ पे आप यूज इफेक्ट यूज करो कि जैसे ही डिपेंडेंसी के अंदर लेसन आईडी चेंज हुई, वैसी लेसन आईडी चेंज हुई तो डॉक्यूमेंट टाइटल में टाइटल अपडेट कर दो, ये काइंड ऑफ बैकग्राउंड में सिंक कर दो उस टाइटल के साथ। सेंड एनालिटिक्स ऑन सबमिट, यस इट्स अ यूजर इंटेंट। यूजर चाहता है कि यूजर की जैसे सबमिट पे क्लिक करो तो सेंड एनालिटिक्स होना चाहिए, तो ये इवेंट हैंडलर है, इसको एक हैंडल सबमिट के अंदर हैंडल करो। अब जैसे सॉकेट डॉट कनेक्ट, जैसे ही आप चाहते हो कि यूजर जैसे ही मल्टीपल रूम्स के अंदर चैट करे या फिर चैट व्हाट्सएप के अंदर स्विच करता रहे,
तो यहाँ पे सर्वर के साथ सॉकेट कनेक्शन करना है, वेब सॉकेट कनेक्शन करना है, तो काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, तो आप इसको यूज इफेक्ट के अंदर हैंडल करो, क्योंकि काइंड ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम है जिसके साथ सिंकिंग करनी है। सिंकिंग और बातें करने में फर्क है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बात तो इसमें भी हो रही है, क्योंकि एनालिटिक्स में आप ऑब्वियसली बात है बैकएंड को ही आप एपीआई से डेटा भेज रहे हो, राइट, इसमें भी एक्सटर्नल सिस्टम की बात हो रही है, बट सिंकिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर आप सिंकिंग रखना चाहते हो सर्वर के साथ, काइंड ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम के साथ, तो उस केस में आपका यही चलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ, एक कैमरा एक्सेस करना है मुझे, मैं चाहता हूँ कि अपने एप्लीकेशन में एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाए कि यूजर जैसे ही क्लिक करे तो कैमरा दिखना चाहिए उसको, है ना, कैमरा दिखाना है मुझे, जो भी उसका कैमरे पे आ रहा है वो मुझे अपनी वेबसाइट में दिखाना है। सही बात है। तो इस केस में क्या है, जो कैमरा कंपोनेंट पे जो वीडियो टैग यूज होगा जिससे वीडियो दिखेगी, मतलब उसकी जो फेस दिखेगा उसको, तो वीडियो टैग पहले रेंडर करना है, फिर ब्राउजर एपीआई का यूज करके, एक्सटर्नल एपीआई का यूज करके अपने एनवायरनमेंट से बाहर जाके हमने फिर कैमरा का एक्सेस लेना है। अगर हमें कैमरा एक्सेस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो हमारा स्टिल हमारा यूआई रेंडर हुआ है, बट राइट नाउ इट्स अ ब्लैंक बिकॉज एक्सेस नहीं मिला। अगर एक्सेस मिल जाएगा तो सिंक होना शुरू हो जाएगा, सिंक होके यूआई पे आना शुरू हो जाएगा अबाउट योर वीडियो। तो दिस इज हाउ बेसिकली थिंग्स वर्क। यहाँ पे देखो 3 बकेट फ्रेमवर्क समझिए। यहाँ पे 3 बकेट फ्रेमवर्क क्या है, डेरिवेशन, इफ टारगेट इज अबाउट रेंडरिंग, ठीक है, अगर रेंडर में आप कुछ टारगेट करना चाहते, जैसे कैलकुलेटेड ड्यूरिंग रेंडर फेज, फास्ट, प्योर एंड सिंक्रोनस। ये क्या है, सिंक्रोनस है, फास्ट है, प्योर है ना। इवेंट हैंडलर है, रन्स इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक यूजर इंटरेक्शन, कोई भी स्पेसिफिक यूजर इंटरेक्शन हुई है उस पर डायरेक्ट चलाना है तो इवेंट हैंडलर चलाइए। कीप्स रिएक्ट सिंक्रोनाइज विद एन एक्सटर्नल सिस्टम, अगर आप चाहते हो कि एक्सटर्नल सिस्टम से सिंक्रोनाइजेशन चलती रहे, जैसे कि यूजर जैसे जैसे क्लिक करता रहे वैसे वैसे उसके बैकग्राउंड में उसके एनालिटिक्स अपडेट होते रहे, है ना। तो इस केस में आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, यू कैन जस्ट यूज इफेक्ट और कीप टेलिंग द बैकएंड दैट यूजर इज मूविंग फ्रॉम दिस वन टू दिस वन एंड दिस वन। इट्स काइंड ऑफ अ सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपको चाहिए सिंक चाहते हो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ तो यूज इफेक्ट वहां काम करता है। उसके अलावा यूज इफेक्ट का कोई जरूरत नहीं है आपको अननेसेसरी यूज इफेक्ट घुसाने की हर चीज के अंदर, ठीक है ना। देखो स्मॉल एप्लीकेशन में वही है कि आपका एक कंपोनेंट है, यूज इफेक्ट में अंदर डालो, मतलब यूज इफेक्ट से चलेगा और वो फिर एपीआई कॉल करेगा, सिंक्रोनाइजेशन करेगा। पर प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में मल्टीपल एक्सटर्नल सिस्टम लगते हैं, लाइक डेटा लेयर लगती है, फिर साथ में कैशिंग लगती है, तो काइंड ऑफ आप यहाँ पे उस तरीके से अपने कोड को हैंडल कर सकते हो। बट पॉइंट इज, अब जैसे देखो यहाँ पर है प्रोडक्शन आर्किटेक्चर क्या बोलता है कि जो कंपोनेंट होता है उसका डेटा आपके डेटा लेयर के अंदर होता है, डेटा लेयर से वो कैशिंग के अंदर भी हो सकता है, कैशिंग से फिर वो सर्वर के अंदर होता है। तो कहाँ से डेटा मिलेगा वो डिपेंड करता है। जैसे कि कंपोनेंट का डेटा आपको डेटा लेयर से मिल जाए, डेटा लेयर इन द सेंस जैसे आपने टेंसेक क्वेरी यूज कर रखी है, मतलब अपने कंपोनेंट के अंदर ही क्वेरी का यूज करके आपने कैश कर रखा है डेटा को, तो डायरेक्टली आपका डेटा कहाँ से एक्सेस हो जाएगा, यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट की जरूरत नहीं है। बट आप देखना चाह रहे हो कि जो कैशिंग है वो रेडिस पे हो रखी है, मतलब एक्सटर्नल सिस्टम है, वहाँ पे फिर यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बट अगर वहाँ पे भी नहीं है तो फिर सर्वर के अंदर होगा, फिर सर्वर के अंदर जरूरत पड़ेगी। बिकॉज अब जैसे जैसे रिएक्ट के एनवायरनमेंट से बाहर चले जाओगे और आपको सिंकिंग चाहिए उनके साथ, देन यू नीड अ पॉइंट ऑफ यूजिंग यूज इफेक्ट। अनटिल अनलेस आपको यूज इफेक्ट का यहाँ पे कोई नीड नहीं है, आप सिंपल इवेंट हैंडलिंग से, आप सिंपल यहाँ पर रेंडरिंग से डेटा को निकाल सकते हो। तो सिंपल डीबगिंग फ्रेमवर्क मैं आपको बता देता हूँ कि एक सिंपल डीबगिंग फ्रेमवर्क क्या है, कि कब इफेक्ट को यूज करना है और कब नहीं करना है ना। तो यहाँ पर देखो सिंपल 4 रूल होते हैं, आपको 4 रूल को फॉलो करना है। बट एम आई सिंक्रोनाइजिंग विद, अगर आप कोई भी जगह पे लगाना चाहते हो कि मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये समझना पहले कि क्या इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन है, क्या मैं किसी चीज के साथ सिंक करना चाहता हूँ। देखो इफ द आंसर इज नथिंग, क्वेश्चन व्हाई द इफेक्ट एग्जिस्ट। अगर आपको पता है कि कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो फिर इफेक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर इफेक्ट क्यों लगाना चाहिए। कैन द वैल्यू बी डिराइव्ड, अगर क्या ये वैल्यू डिराइव हो सकती है किसी और डेटा के साथ, अगर हो सकती है, अवॉइड स्टोरिंग कैलकुलेटेड डेटा इन स्टेट एंड सिंकिंग वाया इफेक्ट, उसको फिर अवॉइड करो कि उसको स्टेट में और इफेक्ट के थ्रू सिंक करना है। अगर वो डिराइव हो सकती है तो क्या वो यूजर एक्शन से कोज हुआ है, क्या वो यूजर एक्शन के बेसिस पे है। इफ यस, मूव द लॉजिक डायरेक्टली इनटू अ इवेंट हैंडलर। इज द सर्वर स्टेट मैनेजमेंट, क्या इसमें कोई सर्वर की स्टेट मैनेजमेंट है, क्या जो सर्वर चाहता है क्या वो यूआई पे आना चाहिए, मतलब सिंकिंग है कोई। डिटरमाइन इफ कंपोनेंट लेवल यूज इफेक्ट इज द राइट ओनर और इफ इज द डेडिकेटेड डेटा लेयर बिलोंग्स हियर। तो बेसिकली काइंड ऑफ अगर आपका यहाँ पे सर्वर स्टेट मैनेजमेंट है, काइंड ऑफ बोल सकते हो सर्वर के साथ कंपोनेंट जो है वो कनेक्ट रहना चाहता है, जो भी सर्वर पे आता है वो कंपोनेंट में पता लगाना चाहिए ना, या फिर जो भी कंपोनेंट में चेंज होता है वो सर्वर पे पता लगाना चाहिए, लाइक काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पर आप सर्वर स्टेट मैनेजमेंट का बेसिकली आप यूज इफेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सिंपल है, कैन आई डिराइव इट, उसको रेंडर में डालिए, यूजर एक्शन है तो इवेंट हैंडलर, एक्शन सिस्टम है तो इफेक्ट यूज करिए। तो वही बात है, देखो सिंपल से बात है कि ये मत पूछो कि क्या मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट लगा सकता हूँ, ये समझो कि क्या मैं कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, क्या मैं बेसिकली फीचर बना रहा हूँ, क्या मैं प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ। अगर उस प्रॉब्लम में डेरिवेशन है, यूजर इंटरेक्शन है, या फिर यूजर की एक्शन है, या फिर एक्सटर्नल सिस्टम है, तो मुझे क्या यूज करना है, कौन सा कब यूज करना है। डेरिवेशन है तो रेंडर करिए, एक्शन है तो इवेंट हैंडलर, और फिर एक्सटर्नल सिस्टम आ रहा है तो इफेक्ट यूज करिए। ओके, सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट।
कि बेसिकली इफेक्ट क्या होता है और इफेक्ट को कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है। और एग्जांपल के तो मैंने आपको समझा दिया है। ये मैंने वीडियो उनके लिए बनाई थी जिनको इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अगर आपको नहीं पता लगा कि इफेक्ट होता क्या है तो देन आप मेरी एक पुरानी वीडियो जाके देखिए इफेक्ट के बारे में, उसको टैग कर दूंगा अबाउट दिस वीडियो, वहाँ पे जाके उसको देखिए, वहाँ पे जाके आप समझ जाओगे कि इफेक्ट होता क्या है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। और अगर आपको फुल स्टैक इंजीनियरिंग विद जेएनआई के अंदर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो मेरे बैच में एनरोल कर सकते हो। दैट स्टार्ट्स एवरी मंथ। आपको जाना है reactivecourse.in, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज प्रोग्राम्स पे जाके स्विच करो। वहाँ पे जाके आपको स्ट्रॉन्ग बैकएंड एंड जेएनआई का वहाँ पर एक कोर्स मिलेगा, उसमें आप जाके एनरोल कर सकते हो एंड एवरी मंथ अ न्यू बैच स्टार्ट्स। Thank you.